बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप आज के दिन का और इस हफ़्ते का एक खूबसूरत सा आगाज़ कर चुके होंगे। अपने प्रोग्राम को आगाज़ करने से पहले मैं आप सबसे मतलब बात करना चाहूँगा मौसम के हवाले से। कराची में रहने वाले और बेशतर इलाकों में, शहरों में रहने वाले लोग इस वक्त तेज़ तरीन तूफ़ानी हवाओं का सामना कर रहे हैं। ये हवाएं जो हैं, इनसे जो फ़ायदा हुआ है वो ये कि जो गर्मी की शिद्दत है वो कम हो चुकी है इस वक्त इन सारे शहरों में। मगर इन गर्मी की शिद्दत के साथ साथ ये हवाएं ख़तरनाक भी हो सकती हैं। इस हवाले से, क्योंकि जितनी भी हमारी मतलब जो हुकूमतें हैं, जितनी भी इंतज़ामिया की तरफ से कोई हमें इतने ज़बरदस्त कोई काम नज़र नहीं आते हैं। वो बिजली की तारें हैं, वो किसी भी वक्त गिर सकती हैं। दरख्तों की शाखें जो हैं वो गिर सकती हैं, रास्ते बंद हो सकते हैं, बिलबोर्ड्स जो हैं वो गिर सकते हैं, पुरानी टूटी फूटी जो दीवारें हैं वो गिर सकती हैं, जितने स्लम्स एरिया हैं वहाँ पे नुकसान हो सकता है। तो खैर, आप सबसे ये बात करने का मकसद सिर्फ ये था कि जितना कम से कम हो सके घर से बाहर निकलें। इन तेज़ तरीन हवाओं का जो इससे पहले कि ये हम लोगों के लिए ख़तरनाक साबित हों और हमारी जान जो है, हमने उसकी हिफाजत के लिए आप अपने आप को कोशिश करें कि 1-2 दिन घर से बाहर कम ही निकलें। आज और कल की प्रेडिक्शन है तेज़ तरीन हवाओं के साथ साथ जो है एक तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला भी शुरू हो सकता है, मगर इसका भी कंफर्म नहीं है। फ़िलहाल तो हवाएं चल रही हैं, हमें अपने आप को महफूज रखना है। आते हैं प्रोग्राम की तरफ और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। एक मौजू के ऊपर हमेशा हमेशा बात होती आई है, और वो ये मौजू है कि पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है। ये वो एक टॉपिक है जिस पे ज़्यादातर वो सियासी पार्टीज़ बात करते हुए नज़र आती हैं जो इक़्तिदार में नहीं होती। जब वो इक़्तिदार में आती हैं तो ये सारा कुछ जो है वो पता नहीं, वो उन्हें भूल जाता है, या ये रटा रटाया स्क्रिप्ट होता है। जिस तरह पीटीआई गवर्नमेंट ने भी इक़्तिदार में आने से पहले जो बुलंदोबाला दावे किए थे कि हम इक़्तिदार में आएंगे और आके ये कर देंगे। कुछ साहब इनके ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम 24 घंटे के अंदर कर्ज़े उतार देंगे, कुछ कहेंगे हम करप्शन ख़त्म कर देंगे 1 घंटे के अंदर। कुदरती वसाइल के जो ज़खायर हैं वो और मादनियात के हवाले से इतने बुलंदोबाला दावे थे कि इनके होते हुए हमें किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर वाकई हमारे पास ये सारी सहूलतें और ये सारी मादनियात और कुदरती वसाइल के ज़खायर मौजूद हैं, तो फिर हम ख़जाने के ऊपर बैठ के हम रो क्यों रहे हैं और हम इतनी गुर्बत वाली ज़िंदगी क्यों गुजार रहे हैं? आखिर इसके पीछे क्या है, और मतलब क्यों इन वसाइल का, इन ज़खायर का हम फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं? क्यों पाकिस्तान की तरक्की में फ़िलहाल ये जो एक्सपेक्टेशंस थी उस हिसाब से इन सारे ज़खायर का फ़ायदा क्यों नहीं लिया गया है? इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त सीनियर सहाफ़ी हैं जनाब हमीद भुट्टो साहब। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र फ़हीम भाई, आपको ठीक ठाक है सबको मेरा माशाल्लाह, सलाम, सब कुछ रहे। ज़बरदस्त। और मेरे साथ जो दूसरी मेहमान शख्सियत हैं ये कंदील जाफरी साहिबा, जो कि एंकर पर्सन और एनालिस्ट हैं। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। कैसी हैं कंदील साहिबा? बस ठीक रहने की कोशिश कर रही हूँ। जो हमारे मुल्क के सियासी और मुआशी हालात हैं उसमें इंसान कोशिश ही कर सकता है ना। हाँ, जो कोशिश कर लेता है दिल से वो ठीक रह लेता है। बाकी जीना तो है ना। हाँ, तो जीना बेहतर है। तरीके से जिया जाए तो ज़्यादा सही अच्छा बात। है। भुट्टो साहब, मुझे ये बात बताएं कि क्या इसमें कोई हकीकत है? हमारे पास कोई ज़खायर वगैरह मौजूद भी हैं कि हमने सिर्फ बातें ही सुनी हुई हैं? फ़हीम भाई, ज़खायर से पाकिस्तान माला माल है। जैसे अभी थर की बात की जाए, कोयले के ज़खायर इतने बड़े थे कि हमें बिजली, जो हम लोग यहाँ पे जिस तरह की मुख्तलिफ, यहाँ कराची में तो इतना बड़ा मसला नहीं है, मगर जितनी भी अगर पाकिस्तान के अंदरून जितनी भी हम चारों सूबों की बात देख लें तो 2 घंटे बिजली आती है, 5 घंटे नहीं होती। लोग जिस तरह अजाब और कर्ब की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ये अगर पहले अभी थरकोल जो पावर प्लांट जो बना है जिससे पूरे पाकिस्तान को बिजली मिलेगी, ये 70 साल पहले क्यों नहीं हो रहा था?
बातें तो होती रही, और ये बात मुख्तलिफ जब कही जाती थी कि जी यहाँ पे कोयले से बिजली पैदा की जा सकती है, समंदर हमारे पास है, समंदर से हम पानी से बिजली पैदा कर सकते हैं, मगर बात यहाँ पे हमेशा पाकिस्तान के अंदर सियासी क़यादतों की नीयत क्या फतूर है, अपनी करप्शन, बदनवानी, जैसे आपने कहा ना कि यहाँ बुलंद बाल दावे किए जाते हैं। जी, जी, दावे जी। तो बड़े बड़े किए जाते हैं, इक़्तिदार के हटते ही अपनी कुर्सी के लिए कि जी मैं आऊँगा तो पाकिस्तान को, हर बंदे को सोने के चमचे दे दूंगा और वो सोना और चांदी खाएगा। तो जी, यहाँ पे ये बातें तो सारी पॉलिटिकल पार्टी से जब से हम पैदा हुए हम तो सुनते हुए आ रहे हैं, मगर तकदीरें हमारी तब्दील करने के लिए ख़ास करके हुक्मरान कभी भी नहीं आए। जो भी हुक्मरान आया है अपनी तकदीर तब्दील करने आया है यहाँ पे। मगर हम सिर्फ देख लें, सुई गैस हमारे पास है, गैस जिससे हम लोग माला माल हैं। अगर बात की जाए तो 1952 में बलूचिस्तान से सुई गैस हमें मिली, सुई के इदारे डेरा भुगटी से। उसके बाद खैरपुर में से है, कंदकोट में गैस मौजूद है, उससे वसाइल मौजूद है। और ये गैस और बिजली तो पेट्रोल हमारे पास बदीन, टट्टे और एबटाबाद की तरफ उधर मुख्तलिफ KPK में मौजूद है, और झेलम और इस तरफ पंजाब में बात करें तो वहाँ पे भी तेल मौजूद है। मगर हम तेल वो निकालते हैं, फिर आगे कहीं बेच के फिर वापस हम ले लेते हैं। हमारी प्लानिंग की कमी है। ऐसी अगर बात की जाए तो चावल, आम, खजूर, केला, ऑरेंज, पाकिस्तान माला माल है हर चीज़ से। मगर वही मैंने बात की ना कि हमारे हुक्मरान प्लानिंग नहीं करते, यहाँ पे तरक्याती स्कीमें बनाते, रोड, रास्ते, बिल्डिंग, जो बाद में सैलाब आ जाए वो जी बह गई, वो बनी नहीं तो बह भी जाती हैं, और वो तरक्याती मंसूबों पे खर्च कर लेंगे तो नज़र आएगा। तो नज़र इनका मसला नहीं है, इन्होंने 1 करोड़ को 1 अरब कैसे करना है, ये इनकी तदबीरें, मंसूबे और इस तरह के मशीन बिठा के बैठे हुए। तो ये सारी प्लानिंग और आवा का आवा हमारा पाकिस्तान का हुकूमत का जो भी आता है वो बिगड़ा हुआ है। अच्छी नीयत की ज़रूरत है। जैसे सिंध गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम अभी थरकुल का किया है तो सब वाह वाह कर रहे हैं उनकी। तो इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है, तो हम लोग उस ज़रूरतों को लेके नहीं जा रहे। एक आध चीज़ या मतलब कोई किसी न किसी सेक्टर पे तो हर गवर्नमेंट ही बहुत ही उम्दा काम कर रही होती है। आप अगर अच्छी चीज़ पॉजिटिव देखना चाहेंगे तो उसको आपको ज़िया दौर में भी मिल जाएंगी, ठीक है। और उससे पहले अयूब खान दौर में भी आपको मिल जाएंगी सब भी बहुत कुछ चीज़ें मिली उम्दा हैं, चीज़ें। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दौर में भी, ये जरदारी साहब के दौर में भी आपको बेहतरीन चीज़ें होती हुई नज़र आ जाएंगी। उनमें भी करप्शन हुई है, उनमें भी करप्शन हुई है। सर एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आते हैं तो इसी वाले से बात करेंगे कि हमारे कौन कौन सी मादनियात मौजूद हैं और क्या वाकई इनका हल मौजूद है। अगर मौजूद है तो फिर हल उसका हो क्यों नहीं रहा, क्योंकि सियासतदान तो हमें इसके बारे में बहुत कुछ बता चुके हैं, आज तक एजुकेट कर चुके हैं कि पाकिस्तान के पास सब कुछ है जो पाकिस्तान को चाहिए, तो इसका हल वो किसके पास है। एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं पाकिस्तान के कुदरती वसाइल के ज़खायर के हवाले से, मादनियात के ज़खायर के हवाले से कि आखिर इनकी हकीकत है क्या। मेरे साथ मेहमानों में मौजूद हैं हमीद भुट्टो साहब जो कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं, और मेरे साथ जो दूसरी मेहमान शख्सियत हैं ये कंदील जाफरी साहिबा हैं, एनालिस्ट हैं और एंकर पर्सन हैं। जी कंदील साहिबा, आपकी क्या राय है आज के हमारे इस मौजू के हवाले से या जिस हवाले से हम बात कर रहे हैं इस बारे में? जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान, हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो हर तरह की मादनियात से माला माल है, और ये ज़खायर जो हैं इसमें से बहुत से बेशतर दरियाफ़्त भी हुए। और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान की जब हम बात करते हैं तो बलूचिस्तान को दुनिया में सोने की चिड़िया कहा जाता है, और ये सोना जो है वो मादनियात हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें सोना, चांदी, क्रोमाइट, लोहा, तांबा, गैस, संगे मरमर, ये तमाम। और फिर जो कान है उसकी कोयले की सबसे बड़ी, वो भी यहीं पर दरियाफ्त हुई थी बलूचिस्तान के एक इलाके में, जिसकी लंबाई जो है, गहराई और लंबाई 1000 मीटर जो है, वो सबसे बड़ी कान तस्वुर की जाती है। अब बाकी जगहों पर भी ज़खायर हैं, और अब जैसा कि आजकल जो एक बहुत ही इशू इस वक्त हॉट इशू चल रहा है वो है
कि कराची के समंदर से गैस और तेल निकलने वाला है। अब ये बिल्कुल हम सब के लिए एक सस्पेंस इस वक्त हुआ, कुछ लोगों ने तो खुशखबरी दे भी दी कि निकल गया है। अब जब हम बात पूछते हैं जो हमारे ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी के जो एमडी हैं जाहिद मुनीर साहब, तो वो भी वाज़े तौर पर नहीं कहते। वो कहते हैं जी इम्कानात तो हैं, कभी कहते हैं 15% है, कभी कहते हैं कि हम सही तौर पे नहीं बता सकते कि ये कितने % होंगे। इसी तरह हमारे जो पेट्रोलियम के वफाकी वज़ीर हैं गुलाम सरवर साहब, उन्होंने भी कुछ अर्सा पहले यही कहा कि अभी हमें पता नहीं है कि हैं या नहीं है, या हैं तो कितने हैं। तो अब अभी तक ये एक सस्पेंस है, ये तो पता चलेगा। अभी इसमें बहुत सी गैर मुल्की कंपनियां जो हैं वो इन्वॉल्व हो रही हैं और काम शुरू हो गया है, और उसमें ये है कि एक ड्रिलिंग की जा रही है जिसके ऊपर तकरीबन $8 करोड़ खर्च होंगे, जो ड्रिलिंग समंदर के अंदर काफ़ी गहराई में की जाएगी। और उसमें एक एक्सॉन कंपनी है जो पाकिस्तान की कंपनी जो ये है उसके साथ मिलकर जॉइंट वेंचर कर रही है। तो उसमें अच्छा, वैसे पता है इस तरह के काम होते रहने चाहिए थे, ये तो मामूल की चीज़ होनी चाहिए कि आपने इस तरह के वो प्लांट्स लगे हुए हैं, वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बलूचिस्तान भी आए हुए हैं, हर जगह ये बिल्कुल मामूल का काम होना चाहिए था। ये देखें हमारे लिए ये कितना नया और एक्साइटमेंट क्या एक मुकाम बना दिया लोगों ने कि वाह देखा हमारे पास ये कर रहे हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंची हुई है उनके पास। असल में हमारे हुक्मरानों के हमेशा जो ज़ाती मफादात हैं वो गालिब आते रहे हैं, कौमी किसी कौम के लिए जो बेहतर चीज़ हो सकती है, तो उन्होंने इसलिए तवज्जो नहीं दी। वो ऐसी स्कीमों में लगे ना जहाँ कमीशन ज़्यादा मिल जाता है, जहाँ उनके ज़्यादा उन्हें पैसा मिल जाता है, तो कौम के लिए किसी ने नहीं सोचा। ये हमारी बदकिस्मती रही है, वरना पाकिस्तान इतना खूबसूरत मुल्क है। मुझे तो कहीं भी ऐसा मुल्क नज़र नहीं आता जिसमें मौसम ही इतने ज़्यादा हैं। आप दिखा लें कि कोई मुल्क है जहाँ शदीद गर्मी है, कोई मुल्क ऐसा है जहाँ पे शदीद सर्दी है, लेकिन जब मैं पाकिस्तान को देखती हूँ तो हम कितने लकी हैं कि यहाँ हर तरह के मौसम मौजूद हैं। 5 मौसम है, 5 मौसमों का तो इतना खूबसूरत मुल्क और जिसमें इतने वसाइल हैं, काश इसको एक ऐसी कोई क़यादत मिलती जो इतनी मुखलिस होती, जो ये सोचती कि हम इन वसाइल को बरूए कार लाकर आवाम के लिए कुछ कर सकें। और इस मुल्क की, और आप यकीन करें कि ये अगर ज़खायर दरियाफ़्त हो जाते हैं तो जनूबी एशियाई ममालिक जो हैं उनके माशी हालात पर भी इसका असर पड़ेगा। गैर मुल्की जो कंपनियाँ आएंगी और यहाँ पर लोगों को बहुत से रोज़गार के मौके मुयसर होंगे। और फिर जब तेल दरियाफ्त हो गया तो आप खुद सोचें कि जो ममालिक इस वक्त जिनके पास तेल है उनके हालात कितने अच्छे हैं। तो यकीनन हमारा शुमार भी, जब हमारा तेल सस्ता होगा, पेट्रोल सस्ता होगा, ये होगा, तो इसका असर हमारी मईशत पर पड़ेगा और हमारे हालात यकीनन बहुत अच्छे हो जाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर ये जितने भी अभी बात हो रही थी, जितनी भी गवर्नमेंट्स आती रही हैं वो एक्चुअली इन्हीं मादनियात और ये कुदरती वसाइल के ज़खायर को ही बेचती रही हैं हमारे आगे कि हम आएंगे तो ये सेट कर देंगे, हम आएंगे ये सेट। ओके ठीक है, आके शायद इन्होंने कोशिशें भी की हों, मगर थोड़ा सा एक इस हकीकत से ज़रा पर्दा उठाइएगा कि अगर कोई वाकई इन मादनियात के हवाले से काम करना चाहता है तो क्या ये कोई 2-4 महीने, 6 महीने या 1 साल का प्रोजेक्ट है कि आपने काम किया और सारा कुछ सेट हो गया, या इस पे भी कई दहाइयाँ लग सकती हैं इन सारी चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से सही डायरेक्शन में काम करते हुए? फ़हीम भाई, वक्त मुसलसल ये लोग लेते रहे हैं, पैसे भी लेते रहे हैं, तनख्वाह भी लेते रहे हैं, बड़ी बड़ी मराहतें भी लेते रहे हैं। मगर मैंने पहले भी कहा, जैसे कंदिल साहबा ने भी कहा कि चीज़ें यहाँ पे मादनियात हमारे पास मौजूद हैं। घोटकी की बात की जाए तो वहाँ पे तेल के इतने बड़े ज़खायर मौजूद थे, अभी भी हैं। और हमारी जो पेट्रोल दराफत करने वाली कंपनी है, घोटकी सिंध की बात कर रहा हूँ, पंजाब और के पूरे करीब ही है। बिल्कुल पंजाब के करीब, बॉर्डर के करीब ही है, और कुदरती मालामाल से, पेट्रोल से भरा पड़ा है। अच्छा, मगर हमने वहाँ से पेट्रोल निकाला, उसको यहाँ पे रिफ़ाइन करने के बजाय फिर बाहर भेज दिया अरब ममालिक में। वहाँ से रिफ़ाइन आके आ रहा है तो उस पर हमारी कमीशन है। हम सिर्फ अपना खुद रिफ़ाइनरी लगा के उसको सिर्फ सही करते। यहाँ पे ये भी हुआ है कि अगर कोई सिंध से चीज़ निकलती है तो बाकी जी सूबे कहते हैं कि नहीं जी ये तो सूबा तरक्की करेगा। हमारे हुक्मरानों की अगर किसी सूबे की हुकूमत एक ही है, वफाक में किसी और की है, तो वहाँ पे भी जुल्म होता रहा है। तेल की बात कर रहे हैं, कालाबाग डैम जैसी मिसाल आपके सामने मौजूद है। वो चलो तकरारी बन गया। यहाँ पे हज़ारों डैम छोटे बन सकते हैं। चलो कालाबाग डैम, थल डैम तकरारी बन गया तो उस पर सूबे मुतफिक नहीं है, उससे नुकसानात मौजूद हैं। तो आप छोटे छोटे डैम क्यों नहीं बना रहे?
छोटे डैम बना के 50 डैम बना के चारों सूबों को, हर इलाके के लोगों को आप डैम बना के दे दें, उसी पैसों में बन सकता है। एक डैम पे जिद करके हम खड़े हो जाए, नहीं जी ये गलत है, जब तक वो जिद खत्म हो या लोगों को आप उस पर राया कायम वो हो तो जाए, शुरू किया ही है ना, अभी तो डैम शुरू हुए हैं, जो चीफ जस्टिस साहब गए, पता नहीं वो आगे वो भी मैं उनकी समझता हूँ कि पैसे, ऊपर लगी है वो उनके भी बाद के पैसे नहीं। जैसे माजी में भी इस तरह के चंदे डैमों पे होते रहे, चीज़ें होती रही, मगर कहाँ गए उसका कोई हिसाब किताब नहीं मिला। नवाज शरीफ की पहली हुकूमत थी तो उस वक्त भी डैमों के लिए पैसे पूरी दुनिया से दिए गए, आज तक उसका हिसाब किताब कुछ अता पता नहीं है। कर्ज उतारो मुल्क संवारो जैसी एक ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी स्कीमें लोगों ने बढ़ चढ़ आती के हिस्से रहती लिए हैं, थे। अभी भी आ रही हैं। जैसे मौजूदा पीटीआई की हुकूमत ने कहा जी हम ये कर देंगे, अभी भी उन्होंने करने के बजाय सिर्फ सिंध को उन्होंने कहना है जी ये सारे चोर हैं, एक दूसरे को ये सिंध वाले हुकूमत कहती है जी वो चोर है, करप्ट है, लोगों का जहन उलझा के रखा हुआ है। ऐसे ही बात की जाए तो यहाँ से दरामद चावल जो हमारा है, जो पूरी दुनिया को सिंध से और पंजाब से चावल हमारा जा रहा है, तो मगर उसकी कोई हम बात ही नहीं करते। वो एक बड़ा बेहतरीन हमारा कुदरती ज़ख़ीरा है जिस पे हमारे काश्तकार भाई हमारे मेहनत करते हैं, मगर उसकी हम बात नहीं करते। ऐसे ही बात कर लें, बदीन पूरा तेल से आपका भरा पड़ा है, हमने मगर उन बदीन के और घोटकी के लोगों के लिए क्या कर लिया, वहाँ के लोगों को वसाइल देने के बजाय, उन लोगों को फैसिलिटीज़ देने के बजाय वहाँ के मकामी बाशिंदों को हमने वहाँ पे रोज़गार भी नहीं दिया और लोगों को तबाह हाल करके रखा हुआ। ठीक हो गया सर, अभी हम ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो हमें बताइएगा कि जो सिंध में वाकई इतना सारा कुछ हो रहा है तो क्या सिंध वाले खुद अपने इन सब के साथ मुखलिस हैं, ज़रा इस हवाले से बात करेंगे। और एक्चुअली ये मादनियात के ज़खायर का जो सही इस्तेमाल है वो कैसे मुमकिन है, इस बारे में बात होगी। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम बात कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में जिस मौजू पे, वो मौजू है पाकिस्तान कुदरती वसाइल के ज़खायर से माला माल। मेरे साथ मौजूद है हमीद भुट्टो साहब और मेरे साथ हैं कंदील जाफरी साहिबा। अच्छा कंदील साहिबा, हम बहैसियत पाकिस्तानी बड़ा फ़िक्रमंद रहते हैं कि देखिए ये हमारे यहाँ पे वसाइल हैं, ये फ़लानी चीज़ है पाकिस्तान में, ये है, ये धात है, ये मादनियात में पता नहीं क्या क्या है। जिस जगह पे मौजूद हैं उन लोगों का सबसे बुरा हाल है। आज बलूचिस्तान का जिक्र करें, आज अभी बता रहे थे भुट्टो साहब कि उसे सोने की चिड़िया कहते हैं। और पूरे पाकिस्तान में अगर आपने ट्रैवल किया है, आपके पाकिस्तान में आपका गुज़र हुआ है, आना जाना हुआ है मुख्तलिफ़ शहरों में, तो आपको सबसे ज़्यादा बदहाल लोग जो नज़र आएंगे, जिनके पास बुनियादी सहूलतें भी मुयसर नहीं हैं, वो आपके पास सबसे पहले बलूचिस्तान में नज़र आएंगे और उसके बाद सिंध में नज़र आएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, जहाँ पहली सहूलत पीने का पानी, उनके पास पीने का पानी तक मुयसर नहीं है। उनके बच्चों के पास कागज़ कलम जैसी सहूलत जो है ना ये नहीं है। उनके पास खाने को कुछ नहीं है, रहने को शेल्टर नहीं है। इस तरह खाना बदोशों वाली ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं लोग। तो मतलब क्या वो लोग खुद उनका कसूर है या वहाँ के जो आला हुक्मरान हैं उन लोगों का कसूर है, या उससे भी बड़ी सतह पे हमारे जो पूरे पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उन लोगों का कसूर है? बिल्कुल आपके सवाल बहुत अच्छा है। आपने भी जिक्र किया बलूचिस्तान में इतनी मादनियात हैं और इतने ज़खायर मौजूद हैं और वहाँ पर 78 करोड़ टन के सोने और तांबे के ज़खायर मौजूद हैं। अब बात ये आती है, अगर ये ज़खायर मौजूद हैं तो इन्हें इस्तेमाल में क्यों नहीं लाया गया? तो जब तक आप नेक नियति के साथ ये नहीं सोचेंगे, और आप आवाम की बात करते हैं, आवाम तो बेबस हैं, उनके पास तो तालीम तक नहीं इन्होंने पहुँचने दी हमारे हुक्मरानों ने। तो उनका ये, अब इस हुकूमत को क्रेडिट जाता है कि इसने अवाम में वो शऊर पैदा कर दिया है कि अब जो कौम है वो उंगली उठाती है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं। ये शऊर इसी हुकूमत ने दिया है, पीटीआई ने दिया है। ये क्रेडिट हम देंगे पीटीआई को कि आज वो पूछते हैं कि ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा है या क्यों हो रहा है। और लेकिन इस पर भी सियासत हो रही है। अब देखें, अब चाहिए तो ये कि अब तेल के ज़खायर अगर कराची के समंदर से निकल रहे हैं तो तमाम पार्टियां मिलकर खुश हों और कहें कि नहीं हमें तो ये करना है और कल को हम तरक्की याफ्ता
अक़वाम में भी हमारा शुमार हो सकता है अगर हमें ये ज़खायर दरियाफ़्त हो गए, लेकिन उस पर भी सियासत हो रही है। अपोजिशन कह रही है लो जी लो, ये तो अवाम का तेल निकाल रहे हैं, इन्होंने कहा तेल, इन्होंने तेल वेल नहीं निकालना, ये अवाम का तेल निकालेंगे। तो बात अच्छा, ऐसी बात है तो मेरा ख्याल है कि दुनिया भर के जितने भी ऐवान है वहाँ पे होती ही होंगी। अपोजिट पार्टीज, अपोजिशन जो है वो उन्हें दूसरे रंग से देखती ही होंगी, तो वो तो सारा कुछ है। प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, वो आपकी बात हकीकत है। मगर फिर भी उन्होंने अवाम के साथ भी कोई देखे ना, मुझे आप अवाम को जो रिलीफ मिले हैं वो कौन कौन से हैं? आपको लगता है कि अवाम के साथ भी ठीक हुआ है? एक आम इंसान को पता है कि 100 दिन में ये जितने दावे हैं ये पूरे नहीं हो सकते। जब एक आम शख्स को पता है तो उस इतनी बड़ी सीट पे बैठ के उन लोगों को उस वक्त क्यों नहीं पता और उन्होंने क्यों दावे किए? उनको देखें, दावा करना या ये सोचना कि हम ऐसा करेंगे, या एक नेक नियति के साथ ये सोचना कि हम ज़रूर ऐसा करेंगे, इसमें फ़र्क होता है। और 100 दिनों में कोई भी निज़ाम जो है वो बदला नहीं जा सकता। हाँ, सही है। 70 सालों से जो निज़ाम हम पर मुसल्लत किया गया था उसके असरात 100 दिनों में नहीं, 100 दिनों में तो क्या, ये 8-10 एक साल में भी नहीं ख़त्म हो सकते। लेकिन उसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बन रहे हैं जिसमें इब्तदाई तौर पर हमें मुश्किलात का सामना ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन आगे चलकर इसके हमें समरात नज़र आएंगे। और मुझे बहुत उम्मीद है कि कम से कम इमरान खान को जितने लोग जानते हैं, या उनकी अगर आप जब वो बात करता है, कहते हैं जब कोई शख्स बात करता है तो उसकी आंखों में झांक कर देखो, वहाँ तुम्हें सच्चाई नज़र आएगी। तो वो सच्चाई जो है उसने हमें कायल किया, और हमारा दिल कहता है कि थोड़ी सी मुश्किल इब्तदा में ज़रूर है, लेकिन आगे चलकर हम हमारे बहुत सारे ये जो मंसूबे हैं उन पे काम शुरू हो चुका है, और यकीनन उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। वो वक्त हमें हुकूमत को दे, जब हमने पिछली हुकूमतों को 10-10 साल 15-15 साल दे दिए, तो हम इनको चंद महीनों में ही हम चीख रहे हैं। लोग बस आए बहुत देर से है ना, ये तो अब लोगों के पास हिम्मत खत्म हो गई, बर्दाश्त खत्म हो गई है। लेकिन मैं तो फिर भी यही कहूंगी, अपने अवाम से मैं यही कहूंगी कि नहीं, थोड़ा सा करें, अपने लीडर की नेक नियति पर यकीन रखें, उन पर भरोसा करें, तो मुझे तो नज़र आ रहा है कि इंशाअल्लाह ताला हालात अच्छे होंगे। ठीक है, मुस्बत सोच रखनी चाहिए इंसान को और उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद बड़ी ज़रूरी है। मगर फ़िलहाल जो है वो लोगों के पास वो उनका ज़रिया माश कुछ भी था वो सब मुतासर है। लोग बड़े परेशान हैं। वो आप खुद फाइनेंशियली मुझे नहीं पता, मगर आपके भी जो भी सारे मामलात होंगे वो अचानक से चेंज हुए होंगे। हमारे तो क्या, वो लोग जो 4-4 5-5 चैनलों के मालिक हैं वो रोते फिर रहे थे। सर अच्छा, एक कॉलर को लेना जरा, वो लाइन पे, फिर मैं भुट्टो साहब आपसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम मेरे दोस्त, जीते रहो। बहुत जबरदस्त मौजू पे बात हो रही है। बात दरअसल पाकिस्तान की कौम को मैं ये तो नहीं कहूँगा बदकिस्मत है, मगर इसके साथ बहुत बड़ा गेम हुआ है और हो रहा है। देखें, रैकोटी की एक जगह है बलूचिस्तान में, आप कभी इस पे फीचर फिल्म बनाएं और बंदों को बताएं कि यहाँ पे क्या क्या था और क्या निकाला जा सकता था, जो गुंडागर्दी और सियासत की नजर हो गया। ये आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं इम्तियाज बात कर रहे हैं कराची से। ठीक है, ओके। और ये मेरी मौजूद बहन, अल्लाह इनको जिंदगी दे, मैं भी यहाँ हूँ। आप 25 साल तक अगर पाकिस्तान के अंदर महंगाई कम हो जाए और गरीब पाकिस्तानी को रिलीफ मिल जाए उस तरह से रोटी कपड़ा और मकान में, तो मैं अपना नाम कुछ और रख लूंगा। ये पॉसिबल ही नहीं है। एक जेंटलमैन का काम होता है कि वो बातें जो बाद में की जाती हैं वो पहले करनी चाहिए। और सर देखें, एक चीज और बता दूं, एक होती है फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ, तो एक होती है लग्जरी। जब बंदे को फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ ही मुयसर नहीं है तो आप मुझे बताएं ना कि क्या कह सकते। इतनी मादनियात है यहाँ पर कि दुबई और अमेरिका से भी आगे निकल सकता था, मगर अल्लाह जाने हमारे यहाँ के लोगों की जो है हविस तब खत्म होगी। अभी आप ये देखें कि इन्होंने कभी भी शुरू से ही मादियात निकालने का काम ही नहीं किया। आसान हदफ को हासिल किया, पैसे बटोरे, इंग्लैंड, लंदन, बरतानिया कहाँ भेजा और हाथ साफ करके पाकिस्तान को बोल दिया ये गरीब पाकिस्तानियों का गरीब मुल्क ऐसा नहीं है। इनको सोचना चाहिए, क्योंकि गुब्बारे में हवा उतनी ही भरनी चाहिए कि वो बर्दाश्त कर सके, वरना ब्लास्ट हो जाता है। तो आवाम अगर ब्लास्ट हुई, कोई ताकत, कोई सियासतदान, कोई पॉलिटिशियन बचा नहीं सकेगा। अल्लाह रहम करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जनाब भाई। इम्तियाज़ भाई की बात सुनी, आपकी सवाल, कंदील साहबा की बातें, मैं कहूँगा कि जो भी हुक्मरान अपने दावे तो करते हैं, जब तक के
दावे दावे होते हैं। अगर कोई काम करना चाहे तो 10 दिन भी काफ़ी है, 100 दिन तो बड़ी बात है, मैं समझता हूँ। मगर जिस घर में हम बैठे होते हैं उस घर में जो नया कोई, ऐसा मिसाल दूँ, कोई घर बंदा ख़रीदता है या नया कोई ऑफ़िस खरीदता है, तो वहाँ पे जो मुलाजिम बैठे होते हैं, आते ही हम उनको चोर चोर कह दें, उसमें 80% अच्छे लोग भी होंगे, 20% लोगों ने करप्शन की होगी। मगर उस करप्शन करने वाले को भी हम तरीके से ठीक कर लें, उसको पकड़ के जेल में डाल पे अपनी एनर्जी झगड़ों में ख़त्म कर दें। उनकी पहले तो देखें कि उन्होंने चोरी क्यों की, वो हम देखते नहीं हैं। उस करप्शन का हम लोग खात्मा करने की बात करते हैं, जी करप्ट को पकड़ के जेल में डाल देंगे, अरबों रुपये चलेंगे, ठीक है, उन्होंने किया। मगर जो 80% लोग हैं, जो बाकी लोग हैं जिन्होंने कोई करप्शन नहीं की, वो भूख बदहाली का पहले शिकार थे। आपने अपनी जंग शुरू कर दी, लड़ाई की, करप्शन के खात्मे की और इंसाफ की और बाकी सारी बातें, उससे 80% लोग तो तबाह बदहाल हो गया। आते ही आपने इंक्रोचमेंट के नाम पे लोगों के घर दुकानें तोड़ दिए, 18 लाख लोग मज़ीद बेरोज़गार हो गए, बेरोज़गारी करोड़ों में यहाँ पे पहुँच चुकी है इंतहा पे। और आते ही आपने मीडिया के जितने भी इदारे थे उनके इश्तहारात बंद कर दिए, वहाँ से हज़ारों लोगों को बेघर बेरोज़गार होना पड़ा। लोगों की चीखें निकली हुई हैं, आहें निकली हुई हैं, जो अब मुमकिन नहीं है कि मामलात ठीक हो सकेंगे, नामुमकिन है। हम आते ही अपनी मदनियात को लेके उन चीज़ों को दुरुस्त करके उनमें लोगों को वसाइल पैदा करके जॉब्स देते, वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों को एनर्जी मिलती, तो लोगों को फ़ायदा मिलता। खूबसूरत प्लान्स आपको इसी प्लान गवर्नमेंट ने मौजूद है। दिए थे, ठीक है, आपको इसी गवर्नमेंट ने दिए थे ये प्लान सारे, कि हम आएंगे, हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, ऐसा होगा। मगर मेरा सवाल ये भी था कि क्या, देखिए मुझे ये बताइए, क्या ये 2-4 महीने, 6 महीने, 1 साल या 2 साल की मुद्दत में सब कुछ मुमकिन है कि इन सारे वसाइल का इस्तेमाल कर लिया जाए? गवादर जैसा काम शुरू हुआ हुआ है, वो उसको कितना अरसा हो गया और कितनी दहाइयाँ भी उसे और चाहिए, ठीक है। मतलब किसी भी प्रोजेक्ट पे हाथ डालने के लिए आपको कई साल चाहिए, लंबा अरसा है ना? चाहिए, 25 साल 50 साल वक्त लगता है, मगर हमने शुरू ही नहीं करते। शुरुआत ही हम गलत करते हैं आके, तो चीज़ें तबाह होती हैं। जैसे गवादर की मैं बात कर लूँ तो गवादर पे अभी तक हम लोग कराची से अगर गवादर जाए 600-700 किलोमीटर, तो बीच में सिर्फ आपको एक जगह औरमाड़ा पे आपको एक होटल मिलेगी, कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, कोई अस्पताल नहीं मिलेगी। ये हमने गवादर की मनसूबाबंदी की हुई सही है। है। तो 600 किलोमीटर तक हम कोई भी लोगों को बुनियादी सहूलत नहीं दे रहे। आप अभी भी अगर गवादर की बात कर लें, वहाँ पे पानी हमने पाकिस्तान का हुकूमत का नहीं दे सके, बिजली वहाँ पे अपनी नहीं दे सके, वो भी ईरान से हम ले रहे हैं। अगर कोई वहाँ पे जाके गवादर में आप बिस्किट भी खाना चाहे, चाय पीना चाहे, वो भी आपको ईरान गवर्नमेंट की मिलेगी। यहाँ से हम जब बुनियादी लोगों को सहूलत नहीं दे पाते, हाँ। चीज़ें नहीं दे पाते, तो कहाँ से तरक्की करेंगे? यहाँ पे बात रोटी जितने कपड़ा, फ्यूल स्टेशंस रोटी हैं वहाँ पे कपड़ा, ईरानी पेट्रोल मिल रहा है। मिलेगा। हाँ। गाड़ियाँ आप पूरी गाड़ियाँ टंकियाँ, खराब हो रही हैं, आप मैं पूरी खुद डिग्गियाँ भर के एक्सपीरियंस पेट्रोल कर में, चुका वो जब गाड़ियों में जा रहे हैं तो रास्ते में इतने बड़े हादसात हो रहे हैं, हम वो नहीं देखते। हम तो गेम चेंजर की बात करते हैं। और गवादर में जिस बंदे ने एक कोई प्लाट लिया हुआ है, तो उसके बाद में जाके बच्चों को 10 और उसके मालिक मिलेंगे एक प्लाट के। तो इतनी लड़ाइयाँ, इतनी जंगें होंगी उस हवाले से भी। तो ये गेम चेंजर नहीं, तो हम तो लोगों को खुद तबाह करके मुख्तलिफ लोगों की गलत प्लानिंग से मुल्क को तबाही की दाने पे लेके जा रहे हैं। बिल्कुल सही। मुल्क को सर तबाही अभी से बचाने सिंध की के ज़रूरत हवाले है। से बात करेंगे। सिंध के जो आपने ज़खायर वो गिनवाए हैं, कि सिंध गवर्नमेंट ने वो क्या क्या उस हवाले से काम किए हैं और क्या क्या मुस्तकबिल के लिए काम कर रही है, इस हवाले से भी बात करेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम बात कर रहे हैं कुदरती वसाइल के हवाले से। पाकिस्तान में मादनियात और कुदरती वसाइल के ज़खायर, इस हवाले से हम बात हमेशा सुनते रहें। और हमें जब भी कोई पाकिस्तान की परेशानियों का हल अगर बताता रहा है, तो उसने डेफिनेटली इन्हीं सारी चीज़ों को कोड किया है कि जनाब ये देखें, हमारे पास ये है, जितना कर्जा वर्जा मैटर नहीं करता है, हमारे पास ये है। तो वो ये जो है वो ये ही पड़ा रहेगा, ऐसे तो फिर फ़ायदा है इसके होने का। तो कंदील साहिबा, बात हो रही थी हमारी कि वहाँ के जिस जगह से हम जो चीज़ हासिल करते हैं, जहाँ पे जो चीज़ मौजूद होती है, उन लोगों के साथ सबसे बुरा सलूक होता है। अब बलूचिस्तान में इन्होंने गवादर की बात की, उरमाड़ा तक की बात करते, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। उरमाड़ा से आगे जो एक काफ़ी बड़ा इलाका जो और समझा जाता है वो पसनी है, ठीक है। पसनी में मुझे कोई हॉस्पिटल नज़र नहीं आया, कोई मुझे गायनोकोलॉजिस्ट जो है वो यहाँ पे वहाँ पे नज़र नहीं आया।
वहाँ पे इलाज मुआवजे के लिए जो छोटी डिस्पेंसरी नहीं है। कोस्ट गार्ड की वो जो उनके अपना जो सरकारी मेरा ख्याल इदारा है उनकी डिस्पेंसरी वगैरह जो है वहाँ वो जाते हैं, जो उनके अपने मुलाजमीन के लिए। पीने के पानी के हवाले से मुश्किलात, बदबू से शहर भरा हुआ, और इस कदर खूबसूरत मनाजिर है वहाँ पे। तो मतलब यही वो बलूचिस्तान है जहाँ बताते हैं कि यही वो संदूक है ना ख़जाने का, और उसके ऊपर देखें क्या हाल है। तो उस सिंध में अभी हुजूर ये गिनवा रहे थे कि यहाँ पे देखें फ़लानी जगह पे ये है, फ़लानी जगह पे ये है, ये इतना सारा कुछ होने के बावजूद आज भी सिंध में ऐसी जगह मौजूद हैं कि लोग यहाँ से पैसे इकट्ठे करते हैं शहरों में और चैरिटी करके, और वहाँ पे हैंड पंप जो है ना वो लगवा के दे रहे हैं कि चलो इन्हें पानी मिल गया उस कुएं में। देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तभी तो इन लोगों का एहतसाब भी शुरू हो गया है। हाँ, और ये तो बहुत जरूरी था। क्या समझते हैं कि ये अमल पिछले 70 सालों में हुआ जो अब हो रहा है कि एक माफियाज का मुकाबला करना आसान नहीं होता। इनकी जड़ें ना सिर्फ मुल्क के अंदर हर जगह भी मौजूद हैं, बल्कि बाहर की दुनिया में भी फैली हुई हैं। अभी भी इनके बेनिफिशरीज यहाँ पे मौजूद हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं, अदालत में भी और बाहर भी, हर तरह से अवाम की शक्ल में भी मौजूद है। तो अवाम को तो चलो छोड़ो, अवाम इतने असरअंदाज नहीं होते, लेकिन हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हमारी अदालतों में जहाँ इंसाफ दिया जाता है वहाँ इनके लोग मौजूद हैं। तो क्या ये आप कैसे सोच सकते हैं, आप एक नई हुकूमत को कैसे इल्ज़ाम दे सकते हैं? वो तो हर मकाम पर, हर महाज पर लड़ रही है, और वो जो कब्ज़ा माफिया जिनके बारे में कोई सोच नहीं सकता था कि इनके ऊपर हाथ डाला जा सकता है, आज उन पर हाथ डाला जा रहा है। उनसे पूछा जा रहा है कि हाँ भी बताओ ये दौलत कैसे वापस करनी है। तो ये बहुत बड़े काम है जो हुकूमत ने शुरू किए हैं। इसके अलावा भी जो कुछ स्कीमें ऐसी हैं जिसमें शेल्टर होम्स हैं, जिसमें रोज़गार के फराहम करने की स्कीम बनाई जा रही है, जिसमें इब्तदाई तौर पर मुझे सही फिगर तो याद नहीं, प्लान्स तो बहुत अच्छे हैं। 1 करोड़ नौकरियों वाले, 10 अरब दरख्त वाले, और सबसे बड़ी बात 50 लाख घरों वाले। मतलब ये प्लान्स बहुत अच्छे हैं। कि आज से पहले मैं हमेशा ना घर से निकलती थी तो मैं ज़्यादा जो टेंट्स होती थी वो भिखारी इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे, और ये एक इंडस्ट्री बन गई थी भीख मांगने वाली की। अब उनके ऊपर भी काम हो रहा है कि अब कोई भीख नहीं मांगेगा, और जो वाकई मुस्तहिक है उसके लिए शेल्टर होम्स बनाए जाएंगे। अच्छा, मैंने अपने तौर पर भिखारियों से पूछा ना, मैंने कहा शेल्टर होम बन रहे हैं, आप जाएंगे? उनका नहीं जी, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो मुझे पता चल गया कि ये ज़्यादा तो इंडस्ट्री के लोग हैं जिन्होंने इंडस्ट्री बना लिया भीख मांगने को। तो ये एक बहुत बड़ा और अच्छा कदम होगा, और ये वही हुकूमतें करती हैं जो अपने अवाम की बेहतरी चाहती हैं, ना कि वो अपने मफादात और अपनी दौलत जमा करने की तरफ तवज्जो देती हैं। तो मैं समझती हूँ कि हमारे अवाम को इस बार अगर एक अच्छी होप मिली है तो उसमें नाउमीद नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हमारी ये मादनी वसाइल जो हैं इनको भी बुरोए कार लाया जाएगा। और अब ये जो तेल निकलेगा, बहुत सी कंपनियाँ आ रही हैं, अब तेल तो निकल आएगा, उसको रिफाइन भी करना है, बहुत पैसे की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और बाहर से कई कंपनियाँ हैं जिन्होंने ऑफर्स दी हैं कि हम इनको इस तेल को रिफाइन भी यहीं पे करेंगे। इन्होंने बताया ना कि यहाँ से बाहर सऊदी अरब में भेज दिया जाता था कि खुद ही वो कर लो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि हम बाकी जो कंपनीज हमें ऑफ़र दे रही हैं हम उन्हें वेलकम कहेंगे कि वो यहाँ आए, यहाँ आकर वो करें, इन्वेस्ट करें और उसको रिफाइन भी करें, और तमाम जो भी कुछ होगा वो यहीं पर होगा। तो इंशाल्लाह ताला बड़ी मुझे तो उम्मीद है, मैं तो एक रोशन मुस्तकबिल देख रही हूँ पाकिस्तान। ठीक है, उनका बड़े पैमाने पे करप्शन को रोकने की जो बात की जा रही है, ये वाकई तारीख में पहली दफ़ा ही इतने बड़े पैमाने पे सारा कुछ हुआ है, जिसको आप वो भी कह रहे हैं कि आप सियासी तौर पे अपना वो ले रहे हैं, क्या बोलते हैं, भूल गया। फ़हीम भाई, मैं समझता हूँ करप्शन रुकी नहीं, डबल हो गई है। मेरे भी काफ़ी यहाँ पे जिस तरह देखता हूँ, पहले अगर किसी काम की रिश्वत 1000 होती थी तो 2000 हो गई है। ये कहा जाता है जी अब खर्चे बढ़ गए, तो कोई करप्शन नहीं रुकी, करप्शन का कोई खात्मा नहीं हुआ। पूरे पाकिस्तान में किसी भी इदारे में देख लें, मैं दावे से कहता हूँ करप्शन डबल हो चुकी है, माफिया डबल हो चुकी है, और प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। और लोग भी यही समझते हैं, जैसे हम कहते हैं थाने कल्चर से लेके जितने भी डिपार्टमेंट हो वहाँ पे पुलिस को हर जगह पैसे देने का, भत्ता देने का साहब, मैं ये बढ़ चुका है। मैंने खुद देखिए विटनेस किया है। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे इस वक्त जितने भी सरकारी इदारे हैं ना, ठीक है, यहाँ पे करप्शन नहीं रुकी है, ख़त्म नहीं हुई है, मगर कम ज़रूर हो गई है। वो इस सेंस में कि लोग थोड़े से एक अंदर खौफ है कि अब पकड़ाई हो जाएगी, नहीं जी अब वो हम नहीं कर रहे। एयरपोर्ट से एविएशन के वो सामान लाने ले जाने से लेके किसी दफ्तर में जाके नहीं दिया जाता। हाँ, मतलब देखिए हर जगह पे थोड़ी थोड़ी तब्दीलियां हुई हैं, थोड़ी सी चीज़ें हो सकती हैं, मगर मैंने कहा करप्शन का जो बड़ा जो आंसर है ठेकेदारी सिस्टम बिल्डिंग है, जो जहाँ पे बड़ी करप्शन होती है। छोटी करप्शन आप 500,000 वाली तो रोक सकते हैं, मगर जहाँ पे अरबों रुपये करप्शन है वो डबल हो चुकी है, मैं वो देख रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, आपको ये लगता है
कि आज के बाद कोई भी हुक्मरान वो पाकिस्तान में आके हुकूमत करेगा और उसके लिए करप्शन करना इतने यानी कि 100 अरब और हज़ारों अरब लेके गए ये यहाँ से, वो इतने ही आसान होंगे जितने आज से पहले हुए। नहीं, ये आसान नहीं होगा, उस पर सख्ती किस हुई हद है, तक क्योंकि मुश्किल हो जाएगा ना सारा? वो जलील ख्वार हुए हैं, नेब के अदलिया के अंदर धक्के खाते फिर रहे हैं। जो भी करप्शन कर रहा है वो पकड़ाई तो उसकी हो रही है। आइंदा अगर वो करेगा भी तो 100 बार सोचेगा, क्योंकि उसकी फैमिलियाँ जिस तरह उनके घरों पे रेड हो रहे हैं, तो ये अच्छा कदम है। इसकी भी मुखालफत बिल्कुल नहीं करा। करप्शन जो भी करे, बदनवानी जो भी करे, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मगर यहाँ पे सज़ा और जज़ा का अमल उस तरह से इस मुल्क के अंदर नहीं है। लोग ज़मानतों पे और वीज़ा पे, अकामों पे निकल जाते हैं, उनकी जान छूट जाती है या पैसों की लेन देन करके, ये बीमारी का बहाना करके निकल जाते हैं, वापस नहीं आते। निकल जाते हैं। मगर उसको सख्त सज़ा मिले तो यकीनन हम सब चाहते हैं कि करप्शन खात्मा हो, मगर सख्त सज़ाओं का अंसर ज़रूरी है। और पाकिस्तान की जितनी भी हमारे पास मदनी चीज़ें हैं उसका सही इस्तेमाल हो, लोगों को सहूलियात मिलें। वो बुनियादी सहूलियात वो है हेल्थ, एजुकेशन और आपका पीने का पानी और बुनियादी जितनी इंसानी ज़रूरत है, इंसाफ। वो इंसाफ ही अभी जब जो नहीं मिलता तो इंसाफ के हम दरवाजे नहीं बजाने जाते और वो लेन देन करके, रिश्वत दे के अपने काम सीधे करके आगे निकलते, जिससे हमारे माशरे के अंदर तबाही मज़ीद फैलती जा रही है। बिल्कुल ऐसा। तकरीबन 2 मिलियन के करीब केसेस जो हैं वो अदालतों में पेंडिंग पड़े हुए हैं। लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, कुछ गलत करने वाले को सज़ा नहीं मिलेगी, सज़ा जज़ा का अमल नहीं होगा, तो कैसे हम सोच सकते हैं कि सुकून हो सकता है। कॉलर हमारे साथ हैं, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ मदद कॉलोनी कराची से। जी रियाज खान साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। बात यह है कि आप लोग जो बातें कर रहे हैं, मुझे तो अब हंसी आने लग गई है, क्योंकि इस मुल्क में 2 कानून हैं, एक मेरे लिए और एक आपके लिए हैं। हमें आपने अलग गिना हुआ है जी। कहने का मकसद है कि आपके लिए तो बड़ा रिलैक्स है और हमारे लिए तो बड़ा स्टिक है। सही है। अब किसी चीज पे भी ले लें, अब आप अंदाजा लगा लें कि पेपर हो रहे हैं, भाई ने कहा जी करप्शन भाईजान, करप्शन तब खत्म होगी जब एक ही सफ में जो है ना, एक ही सफ में सबको खड़ा कर दें और उसमें अमीर और गरीब ना देखें, तो तब करप्शन खत्म होगी। जब आप 2 कानून होंगे तो इस मुल्क में करप्शन नहीं जा सकती। मैं नहीं मानता, क्योंकि ठीक है इम्तियाज साहब, बहुत शुक्रिया। यही हम बात अभी भुट्टो साहब भी कर रहे थे कि अदालती निज़ाम के हवाले से, इंसाफ के हवाले से, और डेफिनेटली जब वो सारा कुछ होगा तो फिर जो है ना वो चीज़ें इंसाफ एक ही होना चाहिए। तो हम तो ये बात तो कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, क्योंकि प्रोग्राम के आखिरी लम्हात हैं और कोई पैगाम आवाम के लिए, कोई एक बड़ा मुस्बत सा कोई एक पैगाम कोई देना चाहते हैं आप? फ़हीम भाई, हमें मिलके, चाहे वो जिस भी तबके से वाबस्ता है, मिलके अपनी सोच तब्दील करके जो भी हुक्मरान वायदे करते हैं, तो जब वो वोट लेने आए तो उसका गिरबान पकड़ के उसको सारे वायदे याद दिला दें, तो कम से कम उसको एहसास हो कि जिस मैंने वायदे किए वो चार्ट बना के रख लें और उनको वो सामने आईने का दिखाया जाए, तो फिर ये हमारे हुक्मरान सुधर सकते हैं। बिल्कुल सही जी बिल्कुल। मैं यही कहना चाहूँगी आवाम से कि मुझे इस बात का पूरा इल्म है कि उनके ख्वाब माजी में टूटते रहे हैं, उनकी उम्मीदें जलती रही हैं और अब वो इतनी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुके हैं कि उन्हें कोई अच्छी चीज़ भी जो है उसमें भी उनको वहम और शक नज़र आता है कि पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं। लेकिन मैं ये उन्हें उम्मीद दिलाना चाहती हूँ कि वो हमारी नई क़यादत पर यकीन भी रखें, यकीन रखें, इंशाल्लाह चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा, आने वाला एक रोशन पाकिस्तान हमारा मुस्तकबिल। थैंक यू सो मच दोनों मेहमानों का शुक्रिया। आज हमारे जो सीनियर गेस्ट कोऑर्डिनेटर हैं बाबर अब्बास, उनकी सालगिरह भी है, तो बाबर अब्बास को भी सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। इसी तरह खुश रहें, कामयाब रहें। फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त आप दोस्तों से। इंशाल्लाह कल के रोज़ फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।